नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम कारतूस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। कारतूस पाठ को समझने वाले हैं। ये सीबीएसई का हिंदी कोर्स बी उसके अंतर्गत ये पाठ आता है। तो हम इस पाठ के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो कारतूस पाठ के लेखक हैं, कारतूस पाठ के लेखक का नाम हबीब तनवीर है। हबीब तनवीर वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये कवि भी थे, नाटककार भी थे, नाट्य निर्देशक भी थे, अभिनेता भी थे। ठीक है, तो बहुमुखी प्रतिभा थे, लेकिन मूलतः इनको विशेष रूप से जाना जाता है इनके नाटकों के कारण, वो भी जन नाट्य लोक नाट्यों के कारण, इनकी रचना के कारण। तो हबीब तनवीर ने ये कारतूस जो लिखा, ये एक एकांकी नाटक है, यानी बहुत ही छोटा सा एक नाटक जो 5 मिनट की अवधि में समाप्त हो जाएगा। अगर इसको स्टेज पर आप मंचित करें, इसको अभिनय किया जाए अगर स्टेज पर, तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हबीब तनवीर के जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हबीब तनवीर का जन्म 1923 में हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है राज्य, उसके रायपुर में उनका जन्म हुआ था। और 1944 ईस्वी में नागपुर से इन्होंने स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट किया था नागपुर में। और आफ्टर द ग्रेजुएशन ये उसके बाद चले गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन में वहाँ जो नाट्य अकादमी है यानी ड्रामा एकेडमी, वहाँ से उन्होंने नाट्य लेखन का अध्ययन किया, यानी ड्रामा राइटिंग में स्टडी किया। और उसके बाद फिर वो दिल्ली लौट आए और वहाँ पर पेशेवर यानी प्रोफेशनल जो है नाट्य मंच यानी ड्रामा स्टेज जो है उसको स्टेब्लिश किया, स्थापना की उसकी उन्होंने। उसके बाद से वो लगातार जो है नाट्य रचना और अभिनेता और निर्देशक के रूप में नाटक से जुड़े रहे। तो नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में इनको ख्याति मिली हुई है, यानी ये सारी भूमिकाएं वे अदा करते हैं, उन्होंने की है अध्याय। ठीक है, तो लोक नाट्य के क्षेत्र में इनका विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लोक नाट्य यानी लोक कथाएं जो हैं, लोक कथाओं को लोक नाट्य लोक कथाओं को नाटक में रूपांतरित करके उसको लिखना और उस पर अभिनय करवाना, मंचन करना, इस रूप में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन तथा हिरमा की अमर कहानी। ये 4 जो हैं ये बहुत ही प्रमुख इनके नाटक हैं, बहुत ही फेमस हैं, जिनमें 2 तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आगरा बाजार और चरणदास चोर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, संस्कृत के जो नाटक हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटक, उनका उन्होंने अनुवाद किया, उसको आधुनिक जीवन के अनुरूप जो है बनाकर उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो एक है बसंत ऋतु का सपना, ये उनका अनुवाद है। और शाजापुर की शांतिबाई दूसरा है, और तीसरा है मिट्टी की गाड़ी। तो ये जो है संस्कृत नाटकों का अनुवाद है हिंदी में। मिट्टी की गाड़ी, जिसको मृच्छकटिकम नाम से वास्तव में वो संस्कृत में थी। तो ये हबीब तनवीर का संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ। आइए अब हम पाठ की ओर चलें। तो इस पाठ में दिखाया गया है कि एक बहादुर आदमी जो है वो आता है, अंग्रेज़ जो है उसको पकड़ने के लिए खेमा डाले हुए हैं, और वो अचानक से आता है और उससे कारतूस मांगता है। अंग्रेज़ उसको नहीं पहचान पाते हैं, वो कारतूस दे देते हैं, और जब नाम पूछा जाता है उससे तो वो बताता है अपना नाम कि उसका नाम है वज़ीर अली। ठीक है, यानी जिसको पकड़ने के लिए उसने ये खेमा, टेंट वगैरह डाल रखा था। तो इस पाठ में ये मूल बात रहती है। तो अंग्रेज़ जो है वे इस देश में व्यापारी बनकर आए थे, ये सब हम लोग जानते हैं। तो व्यापारी के रूप में आए, किंतु शुरू में तो व्यापार करते रहे, लेकिन उसके बाद उनके इरादे बदल गए, और व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो है रियासतों पर कब्ज़ा जमाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके इरादे जो है राजनीतिक रूप लेते गए। उनकी पहले से ही ये इच्छा रही है। उनके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका अगर इतिहास हमारे देश के लोगों को मालूम होता तो फिर हम लोग शायद गुलाम नहीं होते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने से पहले अमेरिका और अफ्रीका को जो है गुलाम बनाया था, और उनका भी उसी तरह से भयानक शोषण किया था। पूरा वही पैटर्न चल रहा था।
जो पैटर्न उन्होंने अमेरिका में और अफ्रीका में उनको ग़ुलाम बनाने के लिए अपनाया, वही पैटर्न हमारे यहाँ भी उन्होंने शुरू किया। उसी पैटर्न पर, उसी ढर्रे पर चल रहा था। लेकिन चूँकि हम अपने आप को एक तरह से पूरे समग्र विश्व से काट चुके थे, समग्र विश्व के ज्ञान विज्ञान से काट चुके थे, और हम लोग अपने आप को विश्व गुरु समझने का अभिमान पाल रहे थे, और दुनिया भर में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता महसूस हमने नहीं की। इस कारण से दुनिया के प्रति हमारा अज्ञान जो है ये हमारे लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। अंग्रेज़ों की जो है उसके चरित्र के बारे में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके चरित्र के बारे में हमारी अनभिज्ञता, हमारी गैर जानकारी ने हमारा जो है बहुत बुरा हाल किया, हमें ग़ुलाम बना दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू किया। तो जैसे ही उनकी नीयत उजागर होने लगी, जैसे ही उनके उद्देश्य जो है, कुछ जो राजा थे उस समय, उनके ऊपर ये उनका लक्ष्य जो है वो उजागर होने लगा, प्रकट होने लगा। वो समझने लगे कि अंग्रेज़ वास्तव में चाहते क्या हैं। तो कुछ एक राजा ही इस तरह से थे जो ये समझ पा रहे थे कि अंग्रेज़ वास्तव में इस पूरे देश को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश की सारी धन दौलत संपत्ति, सारा वैभव जो है वो सब जो है निचोड़ कर वो यहाँ से दूर अपने देश इंग्लैंड को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। ये बात कुछ एक लोगों तक ही उजागर हुई, तब उन लोगों ने विरोध किया। उन्होंने इसका विरोध किया और उसको, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के, उनको खदेड़ने के प्रयास भी उन लोगों ने शुरू किए। ऐसा ही प्रयास करता हुआ पाया जाता है इस नाटक का, कारतूस नाटक का जो है मुख्य पात्र वज़ीर अली। ठीक है, तो उसके कारनामे जो हैं, उन कारनामों का वर्णन इस एकांकी में किया गया है। उसका भी उद्देश्य है कि अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। ठीक है, तो उसका जो है उसकी दिलेरी का, उसकी बहादुरी का भी चित्रण इसमें किया गया है। वो इतना बहादुर था कि उसको पकड़ने के लिए पूरी आर्मी जो है वो जंगल में खेमा डाले हुए है, टेंट लगाकर उसका पीछा कर रही है। और वो एकदम उनके जो मुखिया है, जो उसका सरदार है कर्नल, उसके टेंट में जाकर उससे 10 कारतूस लेकर वो चला आता है। उसी को पकड़ने के लिए वे लोग सब आए हैं पूरे सिपाही लेकर। वो अकेला जाता है और उससे 10 कारतूस भी लेकर चला आता है और अपना रौब भी उस पर डाल देता है। तो ये बहुत ही जाबाज व्यक्ति के वीरता का, उसके साहस का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ठीक है, तो ये मूल रूप से ये पाठ यही कहता है। अब कथानक पर अगर हम दृष्टि डालें, यानी पूरी कथा किस रूप में है, अगर शॉर्ट में कहा जाए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि कर्नल जो है वो जंगल में खेमा डाला है। कर्नल और जो है लेफ्टिनेंट ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ये उस बात करते करते जो है वज़ीर अली का जिक्र चलता है। तो उसके कारनामों की चर्चा होती है कि वो बड़ा बहादुर है, क्या किया उसने जो है जो कंपनी का वकील है उसका खून करके वो भागा हुआ है अपने कुछ जाबाज सिपाहियों के साथ। तो उसकी बहादुरी के चर्चे होते हैं। बताता है कि 5 महीने तक ही उसने अवध पर शासन किया था और उस 5 महीने में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेज़ों के प्रभाव से लगभग मुक्त कर देने में वो कामयाब हो गया था। तो उसके कारनामों की चर्चा होती है। तभी जो है उधर से एक सवार, घोड़े पर सवार जो है आदमी तेज़ी से आता है, सर पर घोड़ा दौड़ाए, और वो आता है और वो कर्नल से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। वो सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि एक सवार आपसे मिलना चाहता है। तो सवार जब अंदर आता है तो वो जो है सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है, वो सिर्फ कर्नल से बात करेगा। तो बाहर जाते हैं लोग, बातचीत होती है। तो वो पूछता है कि क्यों लगाया है आपने ये खेमा, यहाँ पर क्यों लगाया है? तो वो कर्नल कहता है कि वज़ीर अली को पकड़ना है। तो वज़ीर अली को पकड़ना है तो इतने सारे सिपाही वगैरह ये सब क्यों, ज़रूरत क्या है इसकी, उस एक आदमी को पकड़ने के लिए? तो वो बताता है इन लोग गिरफ्तारी में मदद देने के लिए हैं। ठीक है, तो फिर वो पूछता है कर्नल उससे कि आप क्या चाहते हैं, आप किस लिए आए हैं? तो वो बोलता है कि मैं भी वज़ीर अली को पकड़ना चाहता हूँ, कुछ कारतूस चाहिए मुझे। तो कारतूस जो है वो मांगता है और कारतूस देता है कर्नल। फिर जब वो जाने लगता है तो कर्नल पूछता है कि आपका नाम क्या है? तब वो कहता है वज़ीर अली। यह सुनकर जो है वो कर्नल का तो एकदम होश उड़ जाता है, वो एकदम एस्टोनाइज्ड हो जाता है, पत्थर की मूर्ति की तरह अवाक, मुंह खुला हुआ उसका रह जाता है। जिस बहादुर आदमी के, साहसी आदमी के कारनामे वो सुनता रहा, आज उसको प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है।
कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता है। सवार जो है वो कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान जो है बख्श दे रहा हूँ, और चला जाता है वो। सवार के जाने के बाद लेफ्टिनेंट आता है, पूछता है कि कौन है, कौन था ये, तो वो कुछ कह नहीं सकता, क्या बताए, वो अभी तक सदमे में है। बस इतना ही कहता है, एक जाबाज सिपाही। और यहाँ नाटक, ये एकांकी ख़त्म हो जाती है। तो ये कथानक इस रूप में पूरी कथा का क्रम चलता है। तो इससे हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि वज़ीर अली जो है वो एक जाबाज सिपाही था। इतना साहसी था वो कि शेर की गुफा में घुसकर, उसकी मांद में घुसकर जो है वो उसको चैलेंज करने के इरादे से वो पहुंच जाता था। इस तरह का जो है उसका स्वभाव था। तो इस तरह के वीर थे हमारे देश में। अगर देश के और जो दूसरे राजा होते वे भी अगर जागरूक होते तो अंग्रेज़ कभी भी भारत पर कब्ज़ा नहीं कर पाते। उतनी उनका दम नहीं था उतना कर पाने का। लेकिन चूँकि हमारी आपसी फूट के कारण ही ये संभव हो पाया। हम लोग जो थे वो, हमारे भीतर वो आपसी एकता नहीं थी। हमारी जो एक सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हम अपने जो झगड़े हैं, आपसी झगड़े में जो है बाहर वालों को सहयोगी बना लेते हैं। हम सामान्य रूप से अगर घर में भी देखें, अगर यदि हम घर के बारे में देखें कि घर के लोगों में आपस में झगड़े हैं अगर, तो कोई बाहर वाला जो है उसमें इंटरफेयर करने लग जाता है और घर का ही कोई व्यक्ति जो है उसकी सहायता करता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो घर टूटता है, कमज़ोर होता है। उसके बाद जो है बाहर वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है उस पर कब्ज़ा करना। वो एक एक हिस्से पर कब्ज़ा करना शुरू कर देता है। तो यही हमारे साथ भी हुआ। हम लोग आपसी फूट में इस तरह से मशगूल थे, एक दूसरे की आपसी दुश्मनी में इतने बेचैन थे, हमारा पद लोलुपता इतनी ज़्यादा थी हमारी, हम पद पाना चाहते थे। इस कारण से हमने जो है बिल्कुल सोचा भी नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को, करोड़ों पीढ़ियों को हम गुलामी के अंधेरे में ढकेलने जा रहे हैं, इसकी ज़रा भी कल्पना नहीं की हमारे देश के पूर्ववर्ती राजाओं ने। बस कुछ एक राजा सचेत हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। चूँकि उनकी संख्या बहुत कम थी इसलिए वो कमज़ोर थे, वो लड़ते रहे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। अंततः हमें आज़ादी मिली 1947 में, और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद, आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलनों के माध्यम से। ठीक है, अब आइए हम इस एकांकी पर थोड़ी सी विस्तार से, माने पूरा भीतर घुसकर इसकी चर्चा करें, डिटेल में चर्चा करें। तो पहली जो बात हमें इस एकांकी से पता चलती है कि ये एकांकी जो है ये अंग्रेज़ों की जो षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति है, यानी उनकी जो मेंटलिटी है, जो कॉन्स्पिरेसी करने की, षड्यंत्र करने की, उसका पर्दाफाश किया गया है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को हथियाया था, हमारे देश की रियासतों को हथियाया था, कैसे वो षड्यंत्र करते थे। आपने एकांकी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा आपने, शमसुद्दौला जो था, सआदत अली जो था, वो वज़ीर अली को हटाकर वो नवाब बनना चाहता था। उसके भीतर नवाब बनने की चाह थी और उससे इसलिए उसने अंग्रेज़ों की सहायता ली। अंग्रेज़ ने उसको सहायता की, बदले में अंग्रेज़ों ने क्या लिया, पूरी अर्थव्यवस्था पर उन्होंने अपना कंट्रोल कायम कर लिया, जैसा कि उन्होंने बंगाल में किया था। सिराजुद्दौला को छल से हराने के बाद मीर जाफ़र के माध्यम से उन्होंने, मीर जाफ़र को तो बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन सारे टैक्स कलेक्शन, सारे पैसे और बिज़नेस का सारा दारोमदार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, कानून के लिए छोड़ दिया उनको। यानी जो है एकदम दांत जो है नहीं है जिसको दंत विहीन कहते हैं, दंत विहीन शासक को रखा। उसी तरह से अवध में भी उन्होंने किया, सादत अली को बैठाया। मूल जो है पूरे शासन को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर जो है इकोनॉमी, पैसा, और उसी पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा जमाया, हमारी आपसी फूट का फ़ायदा उठाया। तो किस तरह से वो षड्यंत्र करते थे, जो है अपने घर के परिवार के लोगों को या फिर अपने जो है मंत्री वगैरह जो है इन लोगों को अपने षड्यंत्र में मिलाते थे, लालच देकर। उन्हें कोई पद दे देंगे या उनको राजा बना देंगे, इस तरह का लालच देकर जो है वो हथियाते थे। और वो जो मूर्ख थे वो समझ नहीं पाते थे कि वो राजा तो बनेंगे, लेकिन वो राजा जो होंगे कठपुतली वाले राजा होंगे, जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ जो है अंग्रेज़ों के हाथ में होगा। तो इस तरह की जो बात है ये हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। हबीब तनवीर जी ने उस अंग्रेज़ों की षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति का पर्दाफाश किया है इस एकांकी के माध्यम से। दूसरी बात
और दिखती है जो हमें इस एकांकी में, कि जो ये 18वीं शताब्दी का अंत, यानी देखा होगा आपने नाटक के एकदम शुरू में ही समय दिया गया है कि किस काल का है ये, तो 1799 का है, यानी 18वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष है ये। तो ये 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है भारत में दिखाई पड़ता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध की लहर दौड़ गई थी। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? जब लेफ्टिनेंट कर्नल बात कर रहे होते हैं तो ये जो वज़ीर अली है उसके संदर्भ में ये बात आती है कि उसने अफ़गानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण करने का इनविटेशन दिया है, न्योता दिया है। तो कर्नल बताता है कि ये पहले न्योता जो है ये दिया था टीपू सुल्तान ने, फिर जो है उधर शमसुद्दौला है उसने दिया था, बंगाल का जो नवाब है उसका कज़न ब्रदर, रिश्ते में भाई लगता है, तो उसने दिया था। तो इस तरह से कई लोग जो हैं वो अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं, वो अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं। तो इससे जो है हमें देखने को मिलता है, इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने दिखाया था कि 18वीं शताब्दी के अंत से ही जो है अंतिम जो वर्ष है उस समय से ही हमें दिखाई पड़ने लगता है, या उसके कुछ एक समय पहले से ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने के लिए कुछ राजा तैयार हो गए थे, कुछ राजा को समझ में आया था। और सबसे पहले जिसने अंग्रेज़ों के इस खतरे को समझा था वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे अंग्रेज़ों की पूरी प्लानिंग को, बहुत ही तेज़ दिमाग था उनका, लेकिन चूंकि वो अकेले थे कमज़ोर पड़ गए। इसके बाद तीसरी जो बात हमें दिखाई पड़ती है इस एकांकी के माध्यम से, जो स्पष्ट होती है कि हमारी जो आपसी फूट है, जैसा कि थोड़ी देर पहले अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारी आपसी फूट का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया है और हमें गुलाम बनाया। ये आपसी फूट किस प्रकार से हुई? हमने आपसी दुश्मनी, आपसी शत्रुता में बाहर वालों को इन्वॉल्व किया, बाहर वालों को शामिल कर लिया। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि घर में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, घर के मेंबर्स के साथ, घर के सदस्यों के साथ, कभी भी बाहर वाले को उसमें नहीं घुसने देना चाहिए। बाहर वाला यदि अपनी टांग अड़ाने लग गया उसमें, और घर का ही कोई व्यक्ति उसको बाहर वाले को प्रश्रय देने लगा, उसको भाव देने लगा, तो उस घर का टूटना बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। वो घर टूटने वाला है, कमज़ोर होने वाला है। और इससे अंततः जो फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा वो बाहर वाले आदमी को होगा, घर के उस व्यक्ति का नहीं जो बाहर वाले को सपोर्ट कर रहा था, बाहर वाले को इन्वॉल्व कर रहा था। इसलिए कभी भी घर की लड़ाई में बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इन्वॉल्व करने से पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति किस लिए इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे घर से लेकर के पूरा देश भी हमारा घर है, इसलिए हमारे देश के प्रति भी हमें सजग होना होगा। बाहर से जो व्यापारिक कंपनियां या फिर और दूसरे जो देश हैं वो तरह तरह के समझौते करते हैं, तो हमारे देश की सरकार को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि विदेशी कंपनियां जो हैं तरह तरह के सौदों के माध्यम से, तरह तरह के एग्रीमेंट्स के माध्यम से, विदेशी सरकारें भी जो हैं दूसरी तरह तरह के एग्रीमेंट्स के माध्यम से वो हमारे ऊपर जो है शिकंजा कसती हैं, धीरे धीरे हमारे ऊपर दबाव बनाती हैं वो, और बहुत सारे ऐसे काम हमसे करवा लेती हैं जो हमारे देश के हित में, हमारे देश की जनता के हित में नहीं होता है। इसलिए ये पाठ जो है एक तरह से हमें सावधान करती है, ये एकांकी हमें सावधान करती है। आपके कक्षा 10 में बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो सावधान करने वाले पाठ हैं, जो हमें जो है ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान करते हैं, जो ऊपर से एक नकाब, अपने हितैषी होने का नकाब ओढ़ते हैं, लेकिन भीतर से जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो अंततः हमारा विनाश करना चाहते हैं, और उस विनाश के माध्यम से वो अपना जो है जेब भरना चाहते हैं, वो अपना फ़ायदा लूटना चाहते हैं। तो ये सावधान करने वाला पाठ है। आशा करता हूँ ये एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।